हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटे हम लोग फिजिक्स का क्लास +2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर और टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं बेटे इलेक्ट्रिक डायपोल। होप्स हो के आप सब लोग अपने घर पे ठीक हो गए, सेफ हो गए, ठीक है। पर घर पे रहने के साथ साथ हमारे अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है बेटा, ठीक है। तो आपकी वैसे भी बोर्ड क्लास है, तो आप लोगों ने पूरे एनर्जी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ जो भी लेक्चर्स अब अटेंड करोगे, साथ साथ में बेटा उनके नोट्स बनाने हैं। जब भी लेक्चर सुनने बैठोगे अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जहां भी कहीं डाउट आता है उसको नोट कीजिए, देन आस्क मी। हम आप लोगों को सोर्स बता देंगे कि आप लोग किस तरह से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप हमसे डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम जो लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, उसका टॉपिक करने जा रहे हैं बेटे हम इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, इलेक्ट्रिक वर्ड का मीनिंग कि हम चार्ज से रिलेटेड कोई बात करने जा रहे हैं, और डायपोल वर्ड का मीनिंग यहां पर क्या है बेटे? डाय मीन्स टू। डाय का मतलब क्या है यहाँ पे? टू, दो पोल्स हैं जिसके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे, और डायपोल का मतलब वहां पे क्या है कि हम डबल पोलैरिटी, दो पोल्स होंगे उसके पास। दो पोल मीन्स दो चार्ज, डबल पोलैरिटी का। पोलैरिटी का मीनिंग यहां पर क्या है कि पोलैरिटी बेटे देखो, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है ना। मतलब चार्ज आपके पास या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव। हम पिछली क्लासेस में इस चीज को पढ़ चुके हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो पोलैरिटी का मतलब क्या कि नेगेटिव पोलैरिटी या फिर पॉजिटिव पोलैरिटी। और मैं क्या बोल रही हूँ, डायपोल मीन्स डबल पोलैरिटी। डबल मीन्स दो तरह की पोलैरिटी, मीन्स नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मीन्स उनका मैग्नीट्यूड सेम है, और अपोजिट मीन्स उनके जो साइंस हैं, जो पोलैरिटीज हैं, वो डिफरेंट हैं। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा बेटे क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक डायपोल की? इट इज अ pair of equal and opposite point charges separated by some small distance, ठीक है बेटे। अब इसको अगर हम ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करें तो क्या होगा बेटे? दो चार्जेस हमारे पास, एक मैंने यहां मान लिया और एक यहां मान लिया। पोलैरिटी दोनों की अलग अलग है, मतलब एक माइनस में, दूसरा प्लस में। मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम है। ये भी क्यू लिया बेटे हमने, और ये भी क्या लिया? क्यू लिया हमने, ठीक है। और वो बोल रहा है कि इट इज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से। तो जब इनको एक लाइन ज्वाइन करती है, हम बनाएंगे इस तरह से, ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, तो इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और इनके बीच का जो सेंटर है, इसको हम ओ से नोट करते हैं, ठीक है। सेंटर इज डिनोटेड बाय ओ। और हम मानते हैं कि इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस अगर बेटे एल है, ये वाला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, और ये वाला डिस्टेंस भी बेटे एल, तो टोटल कितना बन गया? 2L। मतलब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? किस स्मॉल डिस्टेंस से वो सेपरेट है? 2L। बुक्स में कई जगह 2A भी लिखा रहता है, आप लोगों की अपनी मर्जी, आप 2A लो या 2L लो, एक ही बात है। आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप किसको किस चीज से डिनोट कर रहे हो, ठीक है राजे? समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो दो इक्वल चार्जेस ले लिए, ठीक है जी। ऑपोजिट ले लिए, एक माइनस एक प्लस, ठीक है जी। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है जी। ये क्या बन गया हमारे पास? एक डायपोल। अच्छा बेटे, अब चेक करो, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने शुरू में जब चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी तब हमने बोला कि चार्ज एडिटिव है,
एडिटिव मतलब किसी सिस्टम के पास जितने भी चार्जेस हैं हम उन सबको क्या करते हैं, ऐड, बट विद साइन, उनके साइन के साथ। अब इसके पास कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे। देखो बेटे विद साइन, एक का साइन इसका माइनस क्यू प्लस इसका साइन क्या है, दूसरे का प्लस ही है, ठीक है। तो क्या बना, माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना आया बेटे, 0। इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज कितना, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। अब एक चीज बड़े ध्यान से यहां पे समझनी है, आप लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हो। आपसे पूछा, क्वेश्चन दे दिया उसने कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछ लिया उसने आपसे। तो आप क्या कहते हो, टोटल चार्ज दोनों को ऐड करके 0 निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 लिख के आ जाते हो क्योंकि चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं है बेटे, इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम नेट चार्ज पूछ रहे हैं। बेटे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, समझ रहे हो ना। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बेटे, इट ट्रेवल्स फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है राजे। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर पॉजिटिव का हम चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, जैसे प्लस चार्ज का हम कैसे बनाते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स, है ना, ऐसे। और नेगेटिव का हम लोग कैसे बनाते हैं बेटे, रेडियली इनवर्ड्स। हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, और ये पिछले लेक्चर्स का काम है, हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, बट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। This does not mean that the field of the electric dipole is 0। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को बेटे बड़े ध्यान से याद रखना है। क्या बताया है मैंने कि जो उसका टोटल चार्ज होगा वो तो क्या होएगा बेटे, 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होगा। दिस डज नॉट मीन दैट फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। बात दिमाग में चली गई बेटे सबके, होप्स हो के चली गई होगी। ये डायपोल्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ, जैसे वाटर है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक डायपोल्स के जो कि आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हो। इसमें क्या होता है कि जो मैंने अभी केसेस बताया आपको, जैसे वाटर है, इनके जो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। वो एक स्मॉल, जैसे मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, वाटर का बना के दिखाती हूँ आपको मैं। वाटर का फॉर्मूला ये है आपके पास, H2O, मतलब हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का है। तो हमने जब ड्रॉ करते हैं उसको, आप लोग इस तरह से बनाते हो ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका साइज कुछ इससे बड़ा होता है ना, इस तरह से कुछ बनाते हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये क्या होता है बेटे, ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, सॉरी पॉजिटिव होती है उसकी पोलैरिटी, और ऑक्सीजन की बेटे नेगेटिव। तो ये कौन सी साइड होगी बेटे, नेगेटिव साइड, और ये कौन सी होगी रजे, इनकी वजह से ये वाली कौन सी होगी, पॉजिटिव साइड। और इनके बीच में एक सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बीच में, इसीलिए ये क्या बनाते हैं, डायपोल। आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इन चीजों को स्टडी करोगे। फिर से हम फिजिक्स में सिर्फ ये इलेक्ट्रिक डायपोल अपने चार्जेस की वजह से इस डायपोल को पढ़ेंगे, ठीक है रजे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है बेटा आगे, डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है बेटा, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट बेटे, डायपोल मोमेंट का क्या मतलब है। अब यहां तो ये पता है, डायपोल मतलब जो आपने अभी पढ़ा है ना, चार्जेस की वजह से, और उसका आपको मोमेंट फाइंड आउट करना है। कभी भी आपको मोमेंट फाइंड आउट करना आए तो उसका एक बेटे जनरल फॉर्मूला है। जैसे आपने बेटे पिछली क्लासेस में मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा, जो आईसीएसई वाले बच्चे हैं यहाँ क्लास में, जो क्लास आईसीएसई वाले बच्चे लगा रहे हैं, उन्होंने डायपोल मोमेंट ऑफ फोर्स क्लास 10th में बड़े अच्छे से पढ़ा है, फिर +1 में भी पढ़ा है।
जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उन्होंने क्लास +1 में जो है मोमेंट ऑफ फोर्स को पढ़ा है, 10th में नहीं उन्होंने स्टडी की ये चीज, पर +1 में वो लोग पढ़ चुके हैं। मतलब इसका कंक्लूजन ये हुआ कि आप सब जितने भी मेरा ये क्लास लगा रहे हो सब मोमेंट के बारे में एक बार पढ़ चुके हो। देखो, आप मोमेंट ऑफ फोर्स जब निकालते थे, मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या था बेटे? टॉर्क। दूसरा नाम क्या था? टॉर्क। और उस मोमेंट ऑफ फोर्स का आप एक फॉर्मूला बनाते थे, एक फॉर्मूला था उस मोमेंट ऑफ फोर्स का। वो क्या फॉर्मूला था रजे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को टॉर्क बोलते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आपने इसको कपल की फॉर्म में भी पढ़ा है, मोमेंट ऑफ कपल, है ना? फोर्सेस लगा रहे होते हो और दो इक्वल फोर्सेस लगते हो, जैसे ये कोई भी मीटर रूल है या कुछ भी कोई डिवाइस है, सीसॉ है, इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है बेटे, दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है और दोनों जो है कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है एक दूसरे से, है ना? तो जब आप इसके लिए भी मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल निकालते हो तो यही फॉर्मूला बनता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल कौन सी? ये दो फोर्सेस मिलके कपल बना रहे हैं, आर्म कौन? ये, इनके बीच का डिस्टेंस। इसी तरह से अब अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो बेटे दो चार्जेस -q एंड +q, है ना, ये मिलके एक डायपोल बना रहे हैं और दोनों कितने से सेपरेटेड हैं? बाय अ डिस्टेंस d 2l लिखते हो ना आप यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? 2l। तो 2l से वो दोनों क्या है? सेपरेटेड। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? डायपोल मोमेंट क्या होगा? बेसिकली ये क्या बताता है बेटे? इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है और इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या है बेटे? इसी के अकॉर्डिंग देखो, मोमेंट जब भी निकालना है, मोमेंट का जनरल फॉर्मूला, मोमेंट का जनरल फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी जिसका लिए आप मोमेंट निकाल रहे हो? फिजिकल क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इनटू आर्म ऑफ कपल, इनटू आर्म ऑफ कपल, ठीक है? अब फिजिकल क्वांटिटी यहां पे कौन सी है बेटे? डायपोल मोमेंट का केस लेगा तो हम मैग्नीट्यूड लेता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जनरल फॉर्मूला है, जब भी डायपोल मोमेंट मोमेंट निकालोगे किसी भी क्वांटिटी का तो यही जनरल फॉर्मूला जो है वो यूज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू आर्म ऑफ कपल। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का किसका है बेटे? चार्ज का। तो कितना बनेगा? Q इनटू आर्म ऑफ कपल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना, यही है आर्म ऑफ कपल, कितना बेटे? 2l। और डायपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? P से। किससे डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को? P से। और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें चार्ज वेक्टर नहीं हो सकता, चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और कौन सा कौन वेक्टर हो सकता है फिर? ये डिस्प्लेसमेंट इसकी, ठीक है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेक्टर है। तो P इज इक्वल्स टू QL, या इसको अगर आप इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे बेटे तो क्या बन जाएगा? 2QL। तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया? इसका अगर आपने डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या लिखोगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, आइदर चार्ज, अकेला एक चार्ज नहीं बोलोगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। समझ में आ रहा है बेटे? ठीक है, तो मैं लिख देती हूं यहां पे डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, the magnitude of dipole moment is equal to product of the magnitude of either charge and the distance between them कौन? दो चार्जेस, ठीक है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस और आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटे, इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटे तो इसके साथ डायरेक्शन भी होगी। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज
डायरेक्शन, जिसके पास ये दोनों चीजें होती हैं, तो इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, हमेशा याद रखना है। जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है बेटे, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। कैसी रहती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, हमेशा ऐसी इस तरफ डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अच्छा रजे, अब इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। यूनिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखेंगे। देखो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बेटे, कूलम। फिर तो 2 तो एक कांस्टेंट है, एल मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मीटर, तो इसका क्या बन गया, कूलम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। दिमाग में चलेगी बेटे बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटे डायपोल फील्ड। डायपोल फील्ड, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा, आपको पता है। फील्ड मतलब स्पेस अराउंड, जिसके लिए भी आप फील्ड निकाल रहे हो, जैसे आप डायपोल के लिए निकाल रहे हो, आप बोलोगे स्पेस अराउंड द डायपोल इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। जितने स्पेस में, जितने एरिया में हम इस डायपोल के असर को महसूस कर सकते हैं। असर कौन सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, आप उसमें किसी और चार्ज को लेके जाओगे, वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन बेटे महसूस करेगा। तो कितनी स्पेस में हम उस चीज को फील कर सकते हैं, दैट इज डायपोल फील्ड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको। डायपोल फील्ड क्या हो गया, स्पेस अराउंड द डायपोल in which the electric effect of dipole can be experienced। तो इसमें मुझे लगता नहीं बेटा कुछ ज्यादा समझाने वाली कोई बात है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले आपको कुछ उसके पहले बताना चाहते हैं। हम कुछ 2 डेरिवेशंस करने वाले हैं बेटे, 2-3। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा बेटे, ये डायपोल बना लिया मैंने, -q + q। ये बेटे यहां पे इसका कोई सेंटर O, एंड हमने अभी भी लिखा कि ये दोनों कैसे सेपरेटेड है एक दूसरे से, बाय 2l डिस्टेंस से वो एक दूसरे से सेपरेटेड है। ठीक है, हमने अभी ये चीज स्टडी करी। अब देखो रजे, अगर मैं इसी डायपोल को इस तरह से, सेंटर से पास होती हुई लाइन है, इस तरफ या इस तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ एक्सटेंड कर देती हूं, तो ये जो एक लाइन बनती है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ठीक है बेटे, इसी तरह से अगर इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर, और जो कि कहां पे जा रहा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो ये वाली जो लाइन बनती है बेटे, ये क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन। ये क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, 2 चीजें समझ में आई, एक एक्सियल लाइन और एक क्या कहलाती है बेटे, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है तो नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना, बड़ी अंडरस्टूड है ये चीज। चार्ज है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब हमने क्या निकालना है, हमसे अगर वो पूछ ले कि ये एक्सियल लाइन है जी, ठीक है, इस लाइन के ऊपर कहीं भी, यहां कहीं भी आपसे उसने पूछ लिया कि मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताइए इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर कितनी है। तो अब सबसे पहले हम उसी की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ध्यान से चीजों को समझना है और सुनना है। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो हम जो पहली डेरिवेशन अभी करने जा रहे हैं, हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक
field intensity on axial line of electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है राजे। अच्छा, एक चीज और मेरी बड़े ध्यान से सुन लो, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपको कोई भी डेरिवेशन आती है, मोस्टली बेटे हम जितनी भी डेरिवेशंस करेंगे, मोस्टली का मतलब ऑलमोस्ट सारी 99.9% डेरिवेशंस जब हम करेंगे तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसको डेराइव करने के लिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं बेटे, डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। आपने जब भी बोर्ड का पेपर आएगा या आपके स्कूल में जब भी पेपर होंगे, सबसे पहले उस डायग्राम को ड्रॉ करके उसकी डिस्क्रिप्शन वहां पर लिख के आनी है। बिना डिस्क्रिप्शन के सीधी डेरिवेशन शुरू नहीं करनी, ना ही बिना डायग्राम के कोई डेरिवेशन शुरू करनी है। फिजिक्स की जो डेरिवेशन है वो समझ ही तभी आएंगी अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि आप क्या बना रहे हो, फिर आप डेरिवेशन कर सकते हो। वरना इतनी डेरिवेशन आप कैसे कितनी को रट्टे लगाओगे बेटे, कितनी क्रैमिंग करोगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो सबने, अब मैं बस सिर्फ एक ही बार इसमें लिख रही हूं, आगे वालों में मैं अंडरस्टूड मान के चल रही हूं कि आपने मेरी बात को समझ लिया है और आप उस चीज को लिखोगे। ठीक है, मैं डायग्राम समझाऊंगी सारे, आपने लिखना है कि हमने क्या क्या कंसिडर किया है, क्या क्या चीजें ली हैं। ठीक है, तो मैं पहले में लिख देती हूं क्या है बेटा, यहां पे हमने क्या कंसिडर करने वाले हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of 2 point charges minus q and plus q separated by a small distance 2l। ऐसा डायपोल ले लिया हमने। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल and at a distance r from O। सेंटर O से कितने डिस्टेंस पे है वो R, कुछ भी लेट कर लिया, ABCD कुछ भी कर सकते हो आप लेट। तो आपने ये चीजें इस तरह से बेटे वहां पे लिख के आनी है। ठीक है, फिर उसके बाद डेरिवेशन को शुरू करना है। अब जो मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसकी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है बेटे, देखो मैंने क्या लिखा था, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है जी, जिसमें चार्जेस है दो, कौन कौन से, -q + q, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। और वो डिस्टेंस कितना है बेटा, वो डिस्टेंस है 2l का। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है इसके बाद वो कह रहा है कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट का नाम क्या दे दिया उसने, P। मैंने मान लिया इस तरफ, बेटे जरूरी नहीं इस तरफ हो, वो इस तरफ भी हो सकता है, हम इस तरफ भी लेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, मैं आपको एट द एंड चेक करवा दूंगी ये चीज। तो यहां पर हमारे पास क्या है बेटे, पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और इस पॉइंट P का जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये कितना है बेटा जी, R। ये कितना दे दिया उसने, R। अब जरा ध्यान दो, अच्छा एक चीज और, अगर आपको पिछले लेक्चर्स बेटा याद हो तो उसमें हमने ये लिखा था कि अगर आपने कोई भी चीज जब टेस्ट करते हो, किसी चीज को फाइंड आउट करते हो, जो टेस्ट चार्ज है उसको क्या लेते हो हमेशा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, टेस्ट चार्ज क्या लेते हैं हम हमेशा उसको बेटे, यूनिट
यूनिट मीन्स 1 और उसकी पोलैरिटी कैसी लेते हैं? पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम हमेशा टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब पॉइंट पी पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो पॉइंट पी पे कितना चार्ज पड़ा है बेटे? +1 कूलम चार्ज यहां पर पड़ा है। ठीक है राजे। अब देखो बेटे, इस +1 चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगा और इस चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगा। जब इस चार्ज की वजह से बेटे फोर्स लगेगा तो कौन सा लगेगा? देखो, इसकी भी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसकी भी पोलैरिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। ये इसको धक्का लगाएगा, तो इसके द्वारा लगाएगा फोर्स किस तरफ? इस तरफ। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किस तरफ? इस तरफ। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात? जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा बेटे? नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? इस प्लस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस तरफ होगी बेटे? इस तरफ होगी। समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है, एक नेगेटिव चार्ज लगा रहा है। मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, एक इस तरफ और दूसरी बेटे इस तरफ। ठीक है, तो एक का नाम हम E1 दे देते हैं, दूसरे का नाम क्या दे देते हैं? E2। ठीक है, इसका नाम मैंने सपोज दे दिया E1। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके आगे ऊपर क्या डाल दिया मैंने? वेक्टर का साइन। और इसका नाम क्या दे दिया मैंने? E2 ये। ठीक है, समझ में आई मेरी बात बेटे? अच्छा, अब आप बोलोगे कि अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो मतलब हमें इसका क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए होगा, है ना? हमें क्या चाहिए होगा? इसका रिजल्टेंट चाहिए होगा। हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। कौन सा बड़ा होगा? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी बेटे? इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से है, और इस प्लस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज लेस एज कंपेयर टू -q एंड +1। और हमें पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटे? 1/4πε0 Q/r²। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, है ना? यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा जी, इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम होएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, और इसकी वजह से जो बनेगा वो बड़ी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा? इस तरफ। इस तरफ क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा। वो क्या बनेगा हम लोग अभी डिराइव करते हैं। रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। ठीक है, समझ गए? चलो पहले अब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, E1 is electric field intensity at P due to -q की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कितनी है बेटे? E1। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी? मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रही हूं। ठीक है, तो मैंने ऐसे डाल दिया इसको, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। लिखो फॉर्मूला, देखो 1/4πε0। चार्ज कितना? कौन सा चार्ज लगा रहा है? -q। इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे? q बाय r। मतलब r अब ये वाला r नहीं है, r का मतलब क्या है? डिस्टेंस। किसके बीच में? दो चार्जेस के बीच में। अब यहां पे डिस्टेंस किसके बीच में देखेंगे? -q और इस p के बीच में कितना डिस्टेंस? ठीक है, -q और इस p के बीच में कितना डिस्टेंस? देखो, ये इसको मैं r+l लिख सकती हूं, r+l का होल स्क्वायर। देखो बेटे, जब मैं p से -q तक का डिस्टेंस देखना है मुझे, तो मैंने p से o तक आई तो मुझे पता कितना है? r। ठीक है, फिर कितना बाकी? ये वाला बाकी बचा, ये कितना है बेटे? l। तो r+l का स्क्वायर। ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगी? इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? देखो बेटे, इसकी वजह से किस डायरेक्शन में है? ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं कुछ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसको डायपोल को ना कुछ नाम दे लो। ए लिख दिया यहाँ पे लिख देते हैं बी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ बेटे? अलोंग PA, अलोंग
पी ए, इसी तरफ है ना, ये इसी तरफ अलोंग पी ए। दूसरा चलते हैं बेटे, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से। फिर से E2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय, अब प्लस Q और P के बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना, अगर मैं यहां से यहां चलूं तब भी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, ये यहां से यहां है, मतलब अगर मैं इस टोटल में से ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा बेटे बीपी, है ना। अगर मैं ओपी में से ओबी को माइनस कर दूं तो मेरे पास बीपी की वैल्यू आ जाएगी, बीपी ही चाहिए मुझे, तो कितना बनेगा आर माइनस एल का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है बेटे, अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड, अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड। देखो बीपी यहां तक था, इस तरफ है ना, प्रोड्यूस्ड मतलब इस तरफ बढ़ाई गई है, तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, समझ गए बेटे मेरी बात। अब E1 और E2 दोनों को लीनियर वेक्टर्स हैं, है ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और हमें ये पता है E2 इज ग्रेटर देन E1, हमने अपने इस फॉर्मूला से ये चीज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एज E1 एंड E2 आर कोलिनियर वेक्टर्स एक्टिंग इन opposite direction and magnitude of E2 is greater than magnitude of E1, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। तो इसका मतलब इसकी जो रिजल्टेंट होगी वो क्या होगा, इट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू एक्टिंग अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक्टिंग अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड, यहां पे बताया ना बेटा रिजल्टेंट इस तरफ होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लोगे, इन दोनों का डिफरेंस, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, difference. So therefore their resultant will be difference of 2, डिफरेंस होगा दो फैक्टर्स का। अब डिफरेंस कर लेते हैं हम इन दोनों का, देखो कैसे करेंगे। रिजल्टेंट को मैंने E से ही लिख दिया बेटे, रिजल्टेंट को मैंने कैसे लिखा, E से, इट विल बी इक्वल्स टू E2 बड़ा था माइनस E1, यही आएगा राजे। ठीक है, पुट करो वैल्यूज बेटे, 1/4πε0, E2 की वैल्यू कितनी थी, Q बाय आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी थी, Q बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको, Q बाय 4πε0 कॉमन, क्या आ गया अंदर, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है राजे, इसी को आगे लेके चलते हैं। Q बाय 4πε0, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना बना बेटे एलसीएम, r, जब एलसीएम लोगे तो इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा ना, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास। ठीक है, एलसीएम आ गया, यहां पे क्या आएगा बेटे, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, है ना। एलसीएम लेकर सॉल्व करना तो मैं मतलब उम्मीद कर रही हूं आप सबको आती होगी ये चीज, नहीं आएगी तो बेटे डाउट में पूछ लेना ये चीज आप लोग। क्या बन गया बेटा, ये Q बाय 4πε0, सॉल्व करो उसको, ऊपर ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही था, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। E इज इक्वल्स टू Q बाय 4πε0, ब्रैकेट ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस है तो ओपन करोगे तो साइन चेंज, माइनस आर स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है राजे, अब इसमें ये खत्म हो गए, मर गए एक दूसरे के साथ ये।
ये आया Q बाय 4πε0 इंटू 2 + 2 4 4RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये चीज आ गई राजे हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, Q इंटू 2L इंटू 2R। ये क्या था, 4 था ना, 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, L और R को अलग अलग करके यहां लिख दिया, बाकी तो सब सेम रहा। अपॉन 4πε0 R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता था 2QL, ये हमने अभी पढ़ा। ये किसकी वैल्यू होती थी बेटे, डायपोल मोमेंट। किसकी वैल्यू होती थी, डायपोल मोमेंट P से डिनोट करते थे आप इसको, ठीक है। ये क्या बन गया था, यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 2 ये वाला 2 PR अपॉन 4πε0 R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि अगर हमें एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है। ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है। अब इससे आगे कुछ केसेस हम स्टडी करते हैं, मतलब मोस्टली जो अभी मैं फॉर्मूला बनाऊंगी वो मोस्टली यूज हो जाता है, पर जनरली जो हमने बनाया वो ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं, इससे क्या बन सकता है। अब अगर बेटे आपके पास है इफ स्पेशल केस स्टडी कर रहे हैं हम, इफ डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल इज शॉर्ट मतलब डायपोल की लेंथ जो है वो बहुत छोटी है। डायपोल की लेंथ मतलब 2L किससे छोटी है, जिस डिस्टेंस पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे थे। अगर डायपोल बहुत छोटा है तो इसका मतलब जो 2L है इट इज वेरी वेरी लेस देन R, कि वो R से बहुत छोटा होगा, है ना, वो R से बहुत छोटा होगा। इफ डायपोल इज शॉर्ट मीन्स 2L इज वेरी वेरी स्मॉल देन R। अगर बेटा ऐसा है, यहां चेक करो जरा, अगर 2L बहुत छोटा है तो जब L का आप स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा ना, बात समझ रहे हो। देखो 2L मतलब अगर L को लेके चलें, L अगर मेरे पास वैल्यू थी L की 0.1, कुछ भी सपोज कर लिया मैंने, या 0.2 सपोज कर लो, L की वैल्यू थी 0.2। अब जब मैं L स्क्वायर करूंगी तो ये क्या बनेगा, 0.2 का स्क्वायर मीन्स 0.04, तो ये और भी छोटा हो गया, 0.2 से भी छोटा हो गया ना 0.04। तो इसका मतलब अगर डायपोल शॉर्ट होगा तो हम इस L को क्या कर सकते हैं बेटे, निग्लेक्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस L को निग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। तो निग्लेक्शन के बाद क्या बन गया, E इज इक्वल्स टू 2PR डिवाइडेड बाय 4πε0, और साथ में क्या था आपके पास, R² माइनस L²। अब L² तो खत्म हो गया, क्या बचा, R² का होल स्क्वायर मतलब R⁴। अब यहां से एक R इसके साथ कट गया तो क्या बच गया बेटा, ये आपके पास 2P बाय 4πε0 R³ मीन्स E, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2P वेक्टर अपॉन 4πε0 R³। ये बन जाएगा फिर आपके पास, समझ गए। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया वो हम मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स में आपका यूज हो जाता है वो ये वाला फॉर्मूला जो यूज हो जाता है, बट जनरल फॉर्मूला जो हमने पीछे निकाला वो था, समझ गए। अब इससे एक चीज हमने और कंक्लूड कर ली कि जो E है, देखो अब इस फॉर्मूला में 2 कांस्टेंट, P कांस्टेंट, 4πε0 की अपनी एक वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट वेरी कौन कर सकता है, R। मतलब आप एक्सियल लाइन के ऊपर कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे जाके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो R वेरिएबल है, मींस जो हमारा E है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी। समझ में आई बेटे मेरी बात, हाँ सब आई। मैं उम्मीद कर रही हूं कि सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। मैं फिर से बार बार बेटे लेक्चर में रिपीट कर रही हूं उस चीज को, कि जिसको भी कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, वो मेरे से डाउट्स ले सकता है। आप लोगों को हम सोर्स बता देंगे कि आप लोग डाउट कहां से लोगे हमसे, ठीक है, किस तरह से हमारे साथ कांटेक्ट बना पाओगे। डन बेटा, आगे चलते हैं बेटे।
नेक्स्ट इसी तरह से अब एक्सियल लाइन पे निकाल लिया हमने, इसी तरह से हम निकालेंगे अब बेटे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। किसके ऊपर निकालेंगे? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब मैं इस बार लिखूंगी नहीं, ठीक है, और आप लोग उसको समझ लेना अच्छे से, डायग्राम को समझो अच्छे से जो मैं बनाऊंगी अभी, ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं। फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on equatorial line of dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल के जो हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अब हम क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी। देखो बेटे फिर से क्या क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कर लिया जी, ये लो, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिया जी। कहता है इसके पास चार्ज कौन कौन सा? माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है जी। फिर कह रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a, 2l, 2l ले रहे हैं ना हम लोग, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटे? 2l। और इक्वेटोरियल लाइन है लेनी है, इक्वेटोरियल लाइन है सेंटर से कितनी दूरी पे? फिर से वही r डिस्टेंस पे। फिर से कितने दूरी पे है बेटे? वही r डिस्टेंस पे है। अब इक्वेटोरियल लाइन बनाएं पहले। ये क्या हो गया इसका? सेंटर। और इक्वेटोरियल लाइन मैंने अभी बताया कौन सी होती है बेटे? परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर, है ना, इस तरह से। तो मैंने कहीं भी पॉइंट लिया, हम लोग किसी और कलर से ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए। यहां पे ले लिया हमने, ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है राजे। अब देखो सेम उसी तरह से जैसे उसमें प्लस और माइनस दोनों चार्जेस जो थे वो क्या लगा रहे थे? एक फोर्स लगा रहे थे, उसी तरह से यहां पे भी लगाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, ये किस तरफ फोर्स लगाएगा? किस तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? टेस्ट चार्ज +1। यहां पे टेस्ट चार्ज कितना है? +1। तो ये किस तरफ लगाएगा बेटे? ये इस तरफ लगाएगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस तरफ बनेगा? इस तरफ। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, है ना, ये उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस तरफ बनेगा बेटे? वो कुछ ऐसे इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर देती हूँ थोड़ा, ये क्योंकि हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी चाहिए होगा ना, r। ये इस तरह से और ये ऐसे, ठीक है। और मान लिया हमने यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। और ये वाला डिस्टेंस कितना है राजे? r। ये वाला डिस्टेंस कितना है? r। सेंटर से कितनी दूरी पे है पॉइंट P? r डिस्टेंस दूर है। अब देखो एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड -q चार्ज की वजह से, एक हो गया बेटे ये +q चार्ज की वजह से। दोनों ऐसे चल रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो इसका मतलब जब वेक्टर्स ऐसे होते हैं इंक्लाइंड, तो आप क्या फाइंड आउट करते हो? आप उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो। आप क्या फाइंड आउट करते हो? आप उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो। अब इसका रिजल्टेंट किस तरफ बनेगा? इसका रिजल्टेंट जो है वो किस तरफ बनेगा? मैं मान लेती हूं कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना? E1, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E2। अब अगर मैंने E1 के लिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने हैं, E1 के लिए मैंने क्या बनाने हैं? कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो वो किस तरफ बनेंगे? किस तरफ बनेगा बेटे E1 का कंपोनेंट जो है? देखो अगर बेटा यहां पर हम एक इस तरह से लाइन लगाएं, पैरेलल लाइन, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना है बेटे? थीटा। ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा? थीटा। तो वेक्टर, ये वेक्टर इस तरफ एंगल बना रहा है, इसका मतलब इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस तरफ कौन सा कंपोनेंट बेटे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या बन जाएगा? E1 cos थीटा। और इस तरफ E1 साइन थीटा। इस तरफ कौन सा बन जाएगा? E1 साइन थीटा। लिख दूं ये E1
साइन थीटा, और यहां बेटे E1 कॉस थीटा। तो E1 के तो हमने बना लिए। सिमिलरली जब हम E2 के बनाएंगे तो ये एंगल क्या बनेगा बेटे, थीटा। ये इस तरह से देखो, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे बेटे, ठीक है। तो ये एंगल थीटा बन गया। अब अगर ये थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी किस तरफ बनेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ये इसी तरफ बनेगा, E2 कॉस थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट किस तरफ बनेगा बेटे, इस तरफ, यहां पे E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। ठीक है राजे, समझ में आई इतनी बात। तो डायग्राम तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे A B, वो तो पॉइंट्स बाकी लगाए हुए हैं हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये चीज कि जब आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे ना, किस किस की, E1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर E2 की निकालनी पड़ेगी, फिर इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट में दो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले E1 को सॉल्व कर लेते हैं बेटे। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी है, E1। तो E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। अब R कौन है यहां पर, R कौन है यहां पे, AP का स्क्वायर। अब AP को निकाल सकते हो आप, AP की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं बेटे ये वाला ट्रायंगल ना अलग बना के दिखाती हूं आपको। ये ऐसा मैंने सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया, AOP। हमें AP फाइंड आउट करना है, हमें OP पता है कितना है R, और हमें ये भी पता है कितना है। देखो ये पूरा लेंथ कितना है 2L, तो ये इतना कितना है L, ये वाला कितना है बेटे L, ठीक है राजे। ये वाली लेंथ कितनी है L। तो ये पाइथागोरस लगा दो। अब यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन 90 डिग्री बनाती है ना सेंटर पे, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है। अब बनाओ जरा, ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AP कितना बन गया बेटे, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम AP की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो क्या बना, E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट AP की वैल्यू, इसका स्क्वायर कितना आ गया, E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² प्लस L स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे, समझ गए बेटे मेरी बात। अच्छा जी, तो ये हो गया है ना। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, PA। किस तरफ है बेटे, PA, ठीक है राजे, समझ गए। अच्छा जी, अब उसके बाद चलते हैं E2 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो जब E2 फाइंड आउट करना होगा, E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q। किसकी वजह से है ये, ड्यू टू प्लस Q। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 1/4πε0 Q/। अब ये फिर से डिस्टेंस चाहिए, सेम ही आएगा। देखो फिर से अब कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये यहाँ पे P, यहाँ पे O, यहाँ पे B। अब क्या क्या पता है, ये पता है R और ये L। फिर से वही हाइपोटेन्यूज निकालना, सेम ही वैल्यू आ जाएगी। तो सेम वैल्यू लिखेगा तो क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अगेन। अब इन दोनों को जरा नोटिस करना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है आपस में, सेम 1/4πε0 Q/r² प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली 1/4πε0 Q/r² प्लस L स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड E1 और E2 का आपस में क्या आ रहा है बेटे, बराबर आ रहा है। और अगर बेटे इनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये देखना, इनके दो कंपोनेंट्स, ये E1 साइन थीटा नीचे, E2 साइन थीटा ऊपर, थीटा भी सेम है, E1 और E2 की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल और ऑपोजिट हो गए, एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर। फिर से जल्दी देखो इधर, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर, यहां पे ये एंगल थीटा आपस में बराबर है। इस तरफ बेटे क्या है, E1 साइन थीटा, इस तरफ रजे क्या है, E2 साइन थीटा। साइन थीटा कैलकुलेट करोगे सेम वैल्यू आएगी। और जब आप E1 और E2 तो वैल्यू सेम है, वैसे ही यहां पे हमने अभी फाइंड आउट किया, इनकी वैल्यूज आपस में क्या आ रही हैं,
सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गई। मतलब इन दोनों का इफेक्ट तो क्या हो गया, खत्म, इसका और इसका। ठीक है राजे। अब कौन बचा, सिर्फ ये, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिर्फ इसकी वजह से है, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, और ये एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एडिशन होगी। कोलिनियर वेक्टर्स हैं एंड इन दी सेम डायरेक्शन है दोनों। अगर सेम डायरेक्शन में है कोलिनियर वेक्टर्स, तो हम क्या करते होते हैं, उसको ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। देखो चलो आगे चलते हैं, इतनी बात समझ आई होगी होप सो आपको। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो जो मैंने अभी साइन थीटा वाली चीजें बताई ना बेटा, वो लिखनी है बीच में। ठीक है, आप बोल दोगे कि E1 और E2 दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, और इसीलिए जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P इज गिवन बाय, क्या होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ई से डिनोट कर दी बेटे हमने, इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा राजे। ठीक है, क्या बना, ये दोनों तो बराबर है आपस में, E1 और E2 आपस में बराबर है ना, पीछे वाले से हमने निकाला। तो मैं चाहे यहाँ पे E2 लिखूं चाहे यहाँ पे E1 लिखूं, एक ही बात है। तो मैंने दोनों की जगह जब E1 लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 2E1 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या बन गया, 2, E1 की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, क्या आएगी E1 की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² प्लस L², यही आएगी। और इंटू क्या हो रहा है साथ में बेटे, कॉस थीटा, क्या हो रहा है, कॉस थीटा। अब इसी डायग्राम से हम कॉस थीटा निकालते हैं। ये जो हमारा डायग्राम था, इसी से हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। अब इसमें से अगर यहां पे ले लो, ये थीटा था, कॉस थीटा निकालना, तो कॉस थीटा क्या होता है राजे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है यहाँ पे बेटे, L, हाइपोटेन्यूज कौन, हमने अभी फाइंड आउट किया था, क्या, अंडर दी रूट R² प्लस L²। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया बेटे आपके पास, L डिवाइडेड बाय अंडर दी रूट R² प्लस L²। ठीक है, वैल्यू पुट करो, हम लिखेंगे कॉस थीटा, हमने पीछे फाइंड आउट किया, मैं वैल्यू लिख रही हूँ सीधी, L डिवाइडेड बाय अंडर दी रूट R² प्लस L²। देखो E इज इक्वल्स टू 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस L² इंटू L बाय अंडर दी रूट R² प्लस L²। अब ये चेक करो, 2QL, ये फिर से क्या बन गया ऊपर, P, क्या बन गया ये, P। तो ये क्या आ गया आपके पास, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी क्या, R² प्लस L² इंटू R² प्लस L²। स्क्वायर रूट का मतलब बेटे इसकी पावर कितनी थी, 1/2, तो ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, कितना बन गया, 3/2, R² प्लस L² की पावर 3/2, क्या बन गया ये, पावर 3/2। समझ में आई बेटे मेरी बात। फिर से उसी तरह से अगर डायपोल शॉर्ट है, इफ डायपोल इज short, L² can be neglected, therefore E is equals to P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो खत्म हो गया बेटे, ये बचा R² इंटू 3/2, कट गया, क्या आया, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। अब हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला था शॉर्ट डायपोल के लिए, फॉर्मूला ये, और मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं, मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं। और इससे भी हमने ये कंक्लूड किया, जो E है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³, P कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्या वेरी कर रहा है बेटे, R वेरी कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ डायपोल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³, दोनों केसेस में हो गया, है ना। अब आप एक चीज और देखो बेटे, आपने जो एक्सियल लाइन में फॉर्मूला निकाला, ई एक्सियल लिख देती हूं मैं, उसमें क्या फॉर्मूला बना था, 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। अभी जो इक्वेटोरियल के केस में निकाला है वो क्या बना है राजे,
P बाय 4πε0 r3। कुछ समझ आ रहा है आपको कि ई एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू ई इक्वेटोरियल। जब हम सेम डिस्टेंस पे ले रहे हैं, देखो जब हमने एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट किया तब भी हमने क्या बोला कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। जब हमने इक्वेटोरियल लाइन के केस में बेटे डिस्कस किया तब भी हमने क्या बोला कि वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो दोनों में केसेस में जब सेम डिस्टेंस पे भी पॉइंट को लिया जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो एक्सियल लाइन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। तो मतलब ई एक्सियल, रेशियो ऑफ ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2। यही बनेगी। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, देखो ये बना 2p बाय 4πε0 r3, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो p 4πε0 r3। मर गया ये भी गया। कितना बचा बेटे? 2। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमने याद रखनी है। एक चीज और रजे, जब हम जनरली कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 q/r²। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। डायपोल के केस में क्या है? क्यूब के। इसका मतलब डिस्टेंस के बढ़ने से डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी वैनिश होगा, जल्दी खत्म होगा, ज्यादा छोटा होगा। अगर आप सिंपल एक चार्ज की बात कर रहे हो तो उस केस में डिस्टेंस बढ़ेगा। तो देखो देखो कंपेयर करो, यहां पे r² है और डायपोल वाले केस में क्या है? r3। अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इस केस में क्या होगा? 4r², मतलब 4 गुना छोटा हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा बेटा? डबल किया ना, 2r का क्यूब मतलब 8r³। तो कितना छोटा हो जाएगा? 8 टाइम्स। यहां पे 8 टाइम्स लेस होगा और यहां पे 4 टाइम्स लेस होगा। तो मतलब डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल वैनिश मोर रैपिडली, ज्यादा जल्दी से वैनिश होगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की है ना, जैसे ये डायपोल है -q एंड +q। अभी तो हमने कर दिया कि एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट है या इक्वेटोरियल। अगर यहां बीच में कहीं पॉइंट दे दिया, इधर दे दिया या इधर दे दिया, कहीं भी, ये इक्वेटोरियल लाइन थी आपकी और ये आपकी एक्सियल लाइन थी, बीच में कहीं यहां इधर उधर पॉइंट दे दिया, कहीं भी, यहां कहीं भी, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे बेटे। टिल देन आपने पढ़ते रहना है, पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट है उसको फटाफट जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप डाउट्स क्लियर करोगे तभी बेटे आपको चीजें जो है वो जल्दी से समझ में आएंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।